Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, हुआटेका। विद्यार्थियों, अधिगम सिद्धांत की श्रेणी में आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एडवर्ड सी टॉलमैन, इनके द्वारा दिए गए। सबसे पहले आपका इनसे परिचय करवाएं। ये तस्वीर महान मनोवैज्ञानिक एडवर्ड सी टॉलमैन की है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1886 में अमेरिका में हुआ। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत कार्य किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आप प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत रहे और वहाँ रहते हुए इन्होंने इस क्षेत्र में नए नए सिद्धांतों को जन्म दिया। इनके सिद्धांतों के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत है जो इनके द्वारा दिया गया। इसमें आइए सबसे पहले जानते हैं कि इससे टॉलमैन के द्वारा दिए गए चिन्ह अधिगम सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत में टॉलमैन का जो चिन्ह सिद्धांत है, इनका प्रतिपादित सीखने के अनुसार सीखने की क्रिया उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपूर्ण होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का अनुकरण करता है। विद्यार्थियों, आप इसमें दो तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे ऊपर वाली तस्वीर जो 1 नंबर की है, इसमें एक विद्यार्थी को, एक छात्रा को पढ़ाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, उद्देश्यपूर्ण प्रयोजन की प्राप्ति हो रही है। और दूसरे चित्र में यह समय देखने के लिए ऐसे अध्यापक प्रेरित कर रहा है और वह उन संख्याओं को देखकर और उनका अनुकरण करते हुए यह बालिका समय दर्शिका देखना सीख रही है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन के विचार में पुरस्कार, दंड एवं अनुबंधन वे प्रतीक हैं जो उसे ज्ञान देते हैं। उसे कौन सा मार्ग चुनना है, वे ऐसे प्रतिनिधि नहीं हैं जो उनसे संबंधित कार्य को करा सकें या रोक सकें। विद्यार्थियों, अगर किसी बालक ने कक्षा में शिक्षक के द्वारा पूछे जाने पर सही उत्तर दिया और शिक्षक ने उसे पुनर्बलन के रूप में शाबाश इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया या नज़दीक जाकर पीठ थपथपा के उसका अभिवादन किया, तो इस प्रकार से वह व्यवहार दृढ़ हो गया। अब वह बालक प्रत्येक शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह उत्तर देने में सक्षम है। अब सही उत्तर देने पर उसको पुरस्कार दिया गया, जैसा कि आप चित्र संख्या 1 में देख सकते हैं। इसमें एक बैच उस बालक को दिया जा रहा है। बालक बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है और होना भी चाहिए कि जिसके द्वारा ऐसा विद्यार्थी जो सही से उत्तर देता है और उसको पुनर्बलन के रूप में उसको पुरस्कार मिलना ही चाहिए। विद्यार्थियों, आप दूसरी तस्वीर को देख रहे हैं। ये वह विद्यार्थी, एक छात्रा और एक छात्र हैं। ये वे विद्यार्थी हैं जो दंड के भागीदार बने हुए हैं। इनको घुटनों के बल जो है शिक्षक के द्वारा दंड दिया गया है और ये उस दंड का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार से इनके द्वारा
शिक्षक के द्वारा दिया गया कार्य या गृह कार्य ठीक ढंग से न कर पाने के कारण या अन्य कक्षा में अनुशासनहीनता करने के कारण उनको दंड दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कक्षा में परिणाम सुनाते समय जो ABC ग्रेड जिनकी होती है और जिनकी A+ ग्रेड होती है और जो दूसरे कार्यक्रमों में प्रथम आते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है या खेलकूद कार्यक्रम है, तो उनको आगे बुलाकर सभी बालकों के समक्ष प्रार्थना सभा में या कक्षा कक्ष में ताली बजाकर उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि वह भविष्य में भी इस प्रकार से आगे भाग उसमें लेते रहें। अब इस सिद्धांत को विद्यार्थियों अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आपके समक्ष इस प्रकार के ये प्रश्न आए कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत के अलावा पूछा जाए कि इनको किस नाम से जाना जाता है, या कोई अन्य शिक्षक भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस अधिगम को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इसको नंबर 1 अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, नंबर 2 प्रतीक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, नंबर 3 चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, चौथा ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत, पांचवा संभावना सिद्धांत, छठा संप्रयोजन व्यवहारवाद सिद्धांत और सातवां उद्देश्यवाद सिद्धांत। तो विद्यार्थियों ये 7 ऐसे सिद्धांत हैं जो और भी अन्य नामों के द्वारा जाने जाते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से अपनी स्मृति में रखें। अब बात करते हैं कि टोलमैन द्वारा जो प्रयोग किए गए वो किस प्रकार से किए गए और इन्होंने क्या किया। विद्यार्थियों, जैसे आप देख रहे हैं इस चित्र में जो है चूहे हैं और दूसरे चित्र में एक पहेली है, इसको बुलबुलिया भी कह सकते हैं। ये बुलबुलिया इस प्रकार की हैं कि इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और दूसरी तरफ फूड बॉक्स रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि चूहों को 2 समूहों में विभाजित किया। 2 समूह में विभाजित करने पर सबसे पहले प्रथम समूह के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। समूह ए के लिए इन्होंने एक बुलबुलिया तैयार की, उसमें दूसरी ओर खाना रखा गया, अर्थात जिस मार्ग में से प्रवेश किया जाता था और जिस ठीक मार्ग को क्रॉस करके और दूसरी साइड जाया जाता था, वहाँ पर इन्होंने भोजन रख दिया जहाँ पर रास्ता निकलता था। अब चूहों को छोड़ दिया गया। वह ऐसी बुलबुलिया थी जिसमें रास्ते की दूसरी ओर जहाँ पर रास्ता खुलता था वहाँ भोजन रख दिया गया और चूहे बहुत देर इधर उधर भटकते रहे। उस भोजन की प्राप्ति हेतु रास्ते की खोज करनी थी और एक इस प्रकार से जो है उनको भोजन की महक आ रही थी, सुगंध आ रही थी, जो उनको प्रेरित कर रही थी, वो अपनी तरफ उनको खींच रही थी। इस प्रकार से उन्हें पुनर्बलन भी मिल रहा था। वह भोजन उद्दीपक का कार्य कर रहा था और उनमें उत्तेजना उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि पुनर्बलन से व्यवहार में सुदृढ़ता आती है, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अब जब भी उनमें से जो इस प्रकार से सुदृढ़ता आती है, तो इन्होंने क्या किया कि उस बुलबुले के रास्ते को, उस भोजन की महक को, सुगंध को लेते हुए ये सही मार्ग से होते हुए उस फूड बॉक्स तक पहुंच गए और भोजन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इन चूहों के प्रथम दल ने एक ही बार में जो है इस बुलबुलिया को इसका रास्ता खोजकर दूसरी तरफ निकलना सीख लिया। अब जब भी इधर भोजन रखा जाता तो इन चूहों के दल को सरलता से यह क्रॉस करते हुए
दूसरी तरफ पहुंच जाते। तो इस प्रकार से इन्होंने ये कहा कि इनमें से किसी भी चूहे को छोड़ा गया तो रास्ते को पहले खो जाता। उस अनुभव के आधार पर इन्होंने अनुभव को भी प्रयोग लिया है और अनुभव के आधार पर प्रथम प्रयास में ही रास्ते की पहचान हो गई। इस प्रकार से विद्यार्थियों को भी उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए, यानी उनके पास लक्ष्य रहे और लक्ष्य इस प्रकार का रहे कि उसे प्राप्ति के लिए उनमें पुनर्बलन, पुरस्कार, इस प्रकार के प्रतीक जो माने जाते हैं वो उनको समय समय पर उपलब्ध रहें और वो देकर उनको प्रोत्साहित करें। ये टोलमैन का प्रथम प्रयोग रहा। दूसरा टोलमैन का प्रयोग रहा कि चूहों का दूसरा दल जो था वो भूल भुलैया में छोड़ा गया। वो ठीक पूर्ण भांति एक भूल भुलैया में चूहों को छोड़ दिया गया, लेकिन उद्दीपन भोजन के रूप में नहीं रखा गया, जिससे चूहे बिना उद्देश्य के लक्ष्य के चक्कर लगाते रहे और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें टोलमैन ने ये समझाने का प्रयास किया कि जब तक विद्यार्थी किसी प्रकार के कोई लक्ष्य को निर्धारित नहीं करता है तब तक उसे प्राप्ति ज्ञान की नहीं होती है, वह अधिगम नहीं कर सकता है। अधिगम करने के लिए उसको लक्ष्य की प्राप्ति करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से उन्होंने दूसरा प्रयोग किया। अब ये प्रयोग विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से उपयोगी रहा, ये हम बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। टोलमैन के अनुसार सीखने में प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी वह अपने पूर्व अनुभवों को भी प्रयोग में लेता है। सीखने के लिए वह एक लक्ष्य का निर्धारण भी करता है। इस प्रकार से विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित होता है। दूसरा है संज्ञानात्मक योग्यता। प्राणी संज्ञानात्मक योग्यताओं के सहारे संपूर्ण मानसिक परिस्थितियां या मानसिक मानचित्र बना लेता है, जिसे संज्ञानात्मक मानचित्र कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक बार जिस रास्ते से निकल गए और लौटते समय उस रास्ते की हम पहचान करते हुए अगर वापस आ गए और एक ही बार में हमने वह रास्ता ढूंढ लिया, हमने खोज लिया, उसको पहचान लिया, तो दोबारा किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषय जो विद्यार्थियों को कठिन मालूम होते हैं, उनके नियम अगर संज्ञानात्मक रूप से ज्ञान उनका कर लिया जाए, जैसे गणित के फॉर्मूले के आधार पर, अंग्रेजी में शब्दार्थ के आधार पर, विज्ञान में प्रयोगों के आधार पर अगर किसी प्रकार का ज्ञान अर्जन कर लिया जाए तो वह उसकी स्मृति में रहता है। अब है सार्थक अधिगम। अधिगम में पुरस्कार देने पर व्यवहार दृढ़ होता है और प्राणी इसका प्रदर्शन करता है। देखिए, चूहों के प्रथम दल ने जैसे भोजन प्राप्ति हुई तो एक उद्दीपन के रूप में भोजन ने उनको अपनी तरफ से आकर्षित किया और वह उसको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है इधर उधर उन्होंने रास्ता अंत में खोज निकाला। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी भी क्या करते हैं कि जब उनको दूसरी तरफ खाने के लिए पुनर्बलन के रूप में, पुरस्कार के रूप में भोजन मिला, तो विद्यार्थी को भी यदि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, यदि किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा है और किसी प्रकार की जो है विद्यालय द्वारा गतिविधि है, उसमें अगर वह जो किसी भी प्रकार से वो उसमें भाग लेता है और विद्यालय के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया जाता है, तो इसमें उसका व्यवहार जो है दृढ़ हो जाता है और वह आगे से आगे इसमें भाग लेने की कोशिश करता है। पुरस्कार, यदि पुरस्कार नहीं मिलता उसका प्रदर्शन भी नहीं होता।
जैसे कि भाग 2 में चूहों को छोड़ दिया गया लेकिन भोजन नहीं था, उद्देश्य हीन उस भूलभुलैया में घूमते रहे। तो बालक को भी शिक्षा प्रदान करने के लिए ये मनोविज्ञान के ऐसे नियम हैं जिनका हम प्रयोग करके बालकों को सिखाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि पेंसिल, जैसे कि पेन, जैसे कि कॉपी, जैसे कि एक छोटी उत्तर पुस्तिका। इस प्रकार के छोटे छोटे पुरस्कारों की घोषणा कर सकते हैं कि जो कल पूर्ण जो है गृह कार्य करके लाएगा उसको ये पुरस्कार मिलेगा। जो शनिवार को बाल सभा में अंग्रेजी की अंताक्षरी में या हिंदी की अंताक्षरी में जो विजय रहेगा जो दल, उसको पुरस्कार मिलेगा। विद्यार्थियों, पुरस्कार छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपने उसको प्राप्त किया। इस प्रकार से टोलमैन द्वारा दिए गए इस अधिगम के चिन्ह सिद्धांत को आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी अपेक्षा है अगले अधिगम सिद्धांत के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।